In the last class, we have already studied. The chapter was started. Was named. सर आप क्या कुछ रिकॉर्ड कर रहे सर? हाँ, ये उन लोग के लिए कर रहा हूँ कि कुछ लोग क्लास नहीं कर पाते हैं, है ना, कुछ प्रॉब्लम भी हो सके किसी को, तो जिससे कि रिकॉर्ड करने के बाद आपके, है ना, इसको अपलोड कर दूंगा, जिसके बाद में आप जब चाहो इस लेक्चर को देख सकते हैं इस क्लास को, है ना। ओके सर। क्लास 12 में मैंने स्टार्ट किया इस स्टेज को और बहुत अच्छा है। तो मैं सर आप इसके रिकॉर्डिंग में भेज देंगे? क्या बोला आपने? रिकॉर्डिंग का लिंक ग्रुप में भेज देंगे आप? हाँ, इसका मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक भेज दूंगा और उसमें जा करके आप जब भी चाहो, है ना, उस क्लास की रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन सकते हो। रिवीजन के लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा आपका, है ना। ये मुश्किल से ये 40-45 मिनट्स का सेशन रहता है ना, जो रिकॉर्डिंग का रहेगा उसको आप आसानी से रिवीजन कर सकते हो। राइट, इज इट अ गुड आइडिया? यस सर। चलिए, यस सर। यस सर। यस सर। तो प्रीवियस क्लास में हमने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ सीखा। वी ऑल्सो डिफाइंड रिसोर्स क्या है, डेवलपमेंट क्या है, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन। राइट, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इट, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर रिसोर्स प्लानिंग थोड़ा बता दीजिए। रिसोर्स प्लानिंग। राइट, एवरीथिंग। तो डेवलपमेंट अभी स्टार्ट होगा। तो हम लोग में चल रहा था ये चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। राइट, यस सर। रिसोर्सेज का डिफिनेशन क्या था, कोई बता सकते हैं? सर मैं बोलूं? Everything available in our environment which can be used to satisfy our need is called resource. Very good. Is it complete definition? No, No, sir. sir. Technologically accessible, No, sir. economically feasible, and cultural acceptable can be Right. termed as resource. Very good. That means कि whenever टेक्नोलॉजिकली होना चाहिए, कल्चरली उसको एक्सेप्टेबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली उसको फेसिबल होना चाहिए। very good. That means whenever this question is asked that define resources or what are the resources, then you'll have to give complete answer. That okay? And we Sir. have also yes. सर पहले तो अगर पूछा तो सर पहले रिसोर्स लिखना पड़ेगा, फिर सर लिमिटेशन लिख के ये लिखना पड़ेगा ना, ऐसा क्यों लिखना पड़ेगा? अलग से लिखना पड़ेगा ना सर? No. Actually, this is the full definition. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, which are technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable. This is the full definition of resources. Okay. सर ये पूरा लिखना है, आधा लिखने से नहीं होगा। No, that is पूरा लिखना incomplete है। answer. That is incomplete answer. Okay. अब बहुत सारी चीजें जो हमारे नीड को सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेप्टेबल नहीं हो, इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं हो, या कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं हो, देन दैट इज नॉट रिसोर्स। ठीक है? ओके सर। यस सर। गुड। नाउ स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग ये बाकी हमारा है, ठीक है। कंजर्वेशन बाकी है और मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन बाकी है। राइट, यस सर। यस सर। ओरिजिन यानी कि इसका जो डिफिनेशन हम लोग कर लिए और साथ ही साथ इसके टैब्स हम लोग कर चुके हैं। राइट, यस सर। right now we'll discuss stages of resource planning. Then first we should learn that what is the resource planning. If anyone has any idea regarding this, you may say it. Do you have any idea कि रिसोर्स प्लानिंग कहेंगे किसे? सर कैसे सर प्लानिंग? रिसोर्स को कैसे हम लोग यूज करेंगे, उसको Preserve करेंगे। किस प्रोसेस से हम लोग यूज करेंगे फिर? सर मतलब रिसोर्स तो हर जगह हर रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। सर इस जगह पे ये रिसोर्स इतना है लेकिन इस रिसोर्स यहाँ पे नहीं है, इसलिए वाटर रिसोर्स कहीं पे बहुत ज्यादा है, कहीं पे कुछ और रिसोर्स वहाँ पे कम है। तो सर प्लानिंग चाहिए ताकि यहाँ पे इतना रिसोर्स आए, तो वही प्लानिंग को। राइट, ओके, इट्स गुड। प्लानिंग, as you know that it is a part of our life,
कि हम कुछ भी काम करते हैं तो पहले पहले प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग क्यों करते हैं? ताकि जो भी हम काम करने जा रहे हैं उसका एग्जीक्यूशन ढंग का हो, राइट। यानी जो भी हम काम करते हैं XYZ वॉट एवर द थिंग्स, कहीं जाना हो, है ना, किताब निकाल कर पढ़ाई करना हो, रेस्टोरेंट जाना हो, पार्टी करना हो, एवरीथिंग नीड्स प्लानिंग। क्यों? क्योंकि जो कुछ आप काम करना चाहते हो उसको आप बेटर से बेटर करना चाहते हो, तो बेटर से बेटर करने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत है। लाइक दिस कि जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिसोर्स के लिए, तो इसके लिए और ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेज हमारे पास है वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल सबके लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम इस्तेमाल किए और ये खत्म हो जाए। Is it visible to all of you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So that means Yes, sir. कि जो भी हम रिसोर्सेज हमारे पास है वो रिसोर्सेज अनलिमिटेड है क्या? No, sir. No, sir. No, सारे sir. नहीं है. नहीं है सारे। No, sir. तो बहुत सारे रिसोर्सेज है जो हमारे पास अबंडेंट हो सकता है ना, अनलिमिटेड हो सकते हैं, बट देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज व्हिच आर नॉट अनलिमिटेड। वो हमारे पास लिमिटेड है। दैट मीन्स कि अगर हम उसे यूज कर रहे हैं, है ना, तो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। तो अगर हम एक न एक दिन खत्म हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, उस रिसोर्सेज को प्लान कर लेते हैं कि हम ऐसा यूज करें जो सेंसिबल तरीके से यूज हो, ताकि हम इसका मिनिमम से मिनिमम इस्तेमाल कर सके, है ना, और इसको कंजर्व कर सके फॉर द फ्यूचर। ऐसा नहीं हो कि आज हम, जैसे होता है भाई, आपके पेरेंट कमाते हैं, है ना, रुपया लाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप जो कमाते हैं सारे खर्च कर देते हैं। कमाते हैं, कुछ पैसे को हम कंजर्व करते हैं, जिसको हम सेविंग कहते हैं, ताकि हम फ्यूचर के नीड्स को पूरा कर सके। तो लाइक दिस जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसे भी हम कंजर्व करते हैं, ठीक है, ताकि हम उसको हम आगे बढ़ा सके और उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सके। तो इसी को हम कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग। ये रिसोर्स प्लानिंग कंजर्वेशन का ही पार्ट है। और इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कोई बताइए? सेविंग, प्रिजर्विंग। सेविंग, प्रिजर्विंग किस तरीके से बताइए? पहले ये आइडेंटिफाई करना कि कहाँ कहाँ क्या क्या रिसोर्स अवेलेबल हैं और रिसोर्स के फॉर्म मतलब क्या क्या है, वो अबंडेंट है, रिन्यूएबल है, वो शॉर्ट आउट करना पहले। राइट। ये स्क्रीन शेयर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है ना, दोबारा मैं इसको करता हूँ। यस, तो सबसे पहला ये है द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि आप इन्वेंटरी लिस्ट जानते ही है, आपको क्लास में बनाया जाता है ना, हर क्लास का आप इन्वेंटरी लिस्ट आप बना कर रखते हो अपने अपनी क्लास का, आपके क्लास में क्या क्या है, राइट, कितना है। तो एवरी स्टूडेंट इज अवेयर ऑफ दैट इन्वेंटरी, ठीक है। फिर इसको बड़े पैमाने पे करते हैं। अगर बड़े स्केल पे देखा जाए तो जो भी रिसोर्सेज है, तो कौन कौन से रिसोर्सेज को लिस्टिंग करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी सर्वे करेंगे और उसकी मैपिंग करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, राइट? यस सर। वेरी गुड। नाउ द सेकंड इज दैट इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विद टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। अब ये जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि ये प्लानिंग जैसे तैसे हो, बल्कि ये तरीका हो, यानी कि आप इसके टेक्नोलॉजी का सिस्टम लें, जो हमारे पास स्किल है उसका सही इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल सेटअप करें, ताकि हम एक बेहतर तरीके से इन रिसोर्सेज का हम प्लानिंग कर सकें, राइट? यस सर। वेरी गुड। Okay, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज दैट मैचिंग रिसोर्स प्लान विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान। अब जो हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो चूंकि ये प्लान एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन से हो सकता है, ठीक है, एक डिपार्टमेंट का हो सकता है, लेकिन अब इसको जैसे हम इसको करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हम इसको मैच करते हैं अपने नेशनल जो हमारा डेवलपमेंट प्लान है उसके साथ मैच करते हैं कि हमारे नेशंस की क्या रिक्वायरमेंट है ना, उसे हमको किस तरीके से ले जाना है। तो इस तरीके से उसको हम प्लान करते हैं। तो दीज आर द प्लानिंग, दीज आर द स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। No, sir. तो इसको याद रखेंगे कि सबसे पहले इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, है ना,
दूसरी बात इसका जो एक स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, और तीसरी बात इसको हम इस रिसोर्स को जो हम मैच कराएंगे नेशनल डेवलपमेंट प्लान जो है उसके साथ में। चलिए अब बात करते हैं कि प्लानिंग जरूरत क्यों है ना। जैसा ही मैंने कहा भाई आपके पापा 500 कमा कर लाते हैं डेली, 2000 करा कर लाते हैं, 5000 व्हाटएवर द अर्निंग है, तो हम जो भी अर्निंग होता है उस अर्निंग को हम पूरी तरह से खत्म नहीं करते हैं, पूरी तरह से खर्च नहीं करते हैं, बल्कि हम उसे कुछ पार्ट को हम सेविंग करते हैं, ठीक है। वो सेविंग यहाँ पे कंजर्वेशन के सेंस में हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है कि आज कमा लिए खा लिए, कल लॉकडाउन हो गया क्या करेंगे, राइट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमाया और खा गया, नतीजा ये हुआ कि कल लॉकडाउन हो गया, तो कल लॉकडाउन हो गया तो सीधी सी बात है कि उसको हम फायदा नहीं उठा पाए, या फिर प्रॉब्लम ये हुआ कि उन इस जो कंडीशंस क्रिएट उस कंडीशंस में खुद को सर्वाइवल करना डिफिकल्ट हो गया। तो खुद को सर्वाइव करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हमारे पास जो कुछ भी होता है उसका कंजर्वेशन ज़रूरी होता है, ठीक है। इसीलिए हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कि नीड फॉर रिसोर्स। तो सबसे बात क्या हो सकती है, फॉर फ्यूचर जनरेशन, है ना। हमारा एक दायित्व बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दैट थिंग्स व्हिच आर यूजिंग इट शुड नॉट बी यूजली यूज्ड बाय अस। हमें इसे कैरी फॉरवर्ड करना है आगे जनरेशंस के लिए। ऐसा नहीं कि हम बस आज हमारे पास है खत्म कर दो, है ना, ताकि कल के लोग इसको क्या करें, म्यूजियम में देखें। ये सही है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। तो सबसे पहली बात यही है कि हम इसको कंजर्वेशन क्यों करें। तो पहली बात यह है कि ये फॉर फ्यूचर जनरेशन। इज इट ओके? यस सर। सर इसी Yes, को ही sir. तो सर डेवलपमेंट Yes, कहते हैं। यस सर। व्हाट द नेक्स्ट इज दैट टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कहते हैं ना। नो, सस्टेनेबल एक्चुअली देखो, आप जो भी वर्ड यूज करते हो ना, तो हर वर्ड के अपने एक सेंस होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे इंग्लिश में कई वर्ड्स आते हैं, जैसे देखना का मीनिंग सी भी होता है, देखना का वॉच भी होता है, ठीक है ना, लेकिन कभी भी ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं होता है। होता है क्या? नो। सी का मतलब देखना और वॉच का मतलब देखना, क्या बेसिक डिफरेंस? ऑब्जर्व करना सर, आवाज हाँ, मतलब ऑब्जर्व तो सी करना। का मतलब होता है दैट मींस योर सेंस। हमारा जो देखने का जो सेंस है ना, वो जो देख रहा है, यानी कि अनइंटेंशनली भी किसी चीज को हम लोग देख लेते हैं जो जरूरत नहीं है, लेकिन हम जब चीज को इंटेंशनली देखते हैं हम उसे वॉच कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो पहला पार्ट कहा गया कि फॉर फ्यूचर जनरेशन, तो फ्यूचर जनरेशन मतलब एक जनरल आइडिया है कि भाई जो हमारे आगे के जनरेशन आए, है ना, उसको भी हम इसे दे सकें। क्लियर? लेकिन जब बात करते हैं इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों की बात है, आज के लिए भी है और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी है, राइट? यस सर। क्यों? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि वैसे डेवलपमेंट जो लॉन्ग टर्म तक हो, है ना। उस लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि इसके इम्पैक्ट आपको 1 साल के बाद भी दिख सकते हैं, 2 साल के बाद भी दिख सकते हैं, 10 साल के बाद भी दिख सकते हैं, राइट। जैसे मान लेते हैं कि अभी डेवलपमेंट करने के चक्कर में हम लैंड का जिस तरह से यूज कर रहे हैं, फॉरेस्ट को जिस तरह से काट रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमारा फ्यूचर जो जनरेशन है वो अफेक्टेड होगा, बल्कि हम प्रेजेंट भी अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी वैसे डेवलपमेंट जिसका हमें लॉन्ग टर्म तक इसको हम बेनिफिट्स को यूज कर सके, है ना, यानी विदाउट डैमेजिंग, बिना डैमेज किए हुए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसको बिना डैमेज किए हुए हम डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े, राइट। यस सर। जैसे मान लिया जाए कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक डैम बनानी हो, दैट डैम इज वेरी रिक्वायरमेंट, है ना, रिक्वायर्ड फॉर दैट एरिया। उस एरिया के लिए जो डैम है उसकी जरूरत है। क्लियर? यस सर। यस सर। तो अब वहां पे उसको डैम तैयार करना है, उसकी रिक्वायरमेंट भी है, तो क्या करेंगे? और वहां पे फॉरेस्ट एरिया, उस फॉरेस्ट को साफ करना है, उस फॉरेस्ट पूरी तरह से फॉरेस्ट को काट करके वहां पे डैम बनानी है। तो क्या वहां पे फॉरेस्ट को काटना चाहिए, काट कर डैम बनाना चाहिए, या फिर डैम बनाने का जो इरादा है उसको हटा देना चाहिए? डैम बनाने का डैम बना के फिर सर डैम बनाने के इरादा हटाना फॉरेस्ट को चाहिए। काट के डैम सर, बनाना चाहिए, लेकिन जितने हटा देना जितना चाहिए। अमाउंट ऑफ मतलब कहीं और पे उतने ही पेड़ लगा देना चाहिए। यस सर। हाँ, यानी डैम बनाने का जो इरादा है
है ना, उसको तर्क नहीं करना चाहिए, उसको खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट एरिया। सीधी सी बात है, फिर तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं होगा। तो हमको डेवलपमेंट भी चाहिए और इन्वायरमेंट भी चाहिए, राइट? यस सर। तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले एक सर्वे करेंगे, है ना। क्या सर्वे करेंगे कि उस एरिया में कितने प्लांट्स हैं, है ना, यस सर। कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, जो इससे अफेक्टेड हो सकता है। उसका सर्वे करने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ और लैंड ढूंढेंगे जो खाली है ना, और उस एरिया में उतने प्लांटेशंस करेंगे। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। उसके बाद हम उस प्लांट को साफ करेंगे और फिर हम डैम तैयार करेंगे। अब क्या हुआ, हमारा डैम भी बन गया और जो नेचुरल एग्जॉस्टमेंट होने जा रहा था प्लांटेशंस का, है ना, उसको भी हम लोग प्रिजर्व कर लिए काफी हद तक। ठीक है, हालांकि एरिया का वेरिएशन हो सकता है, तो चलो इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। तो इसे ही कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसको इंश्योर करना है कि ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो, यानी कि मिनिमम से मिनिमम जो है नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसको डैमेज किया जा सके, जितना कम से कम कर सके। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं टू अवॉइड ओवर यूटिलाइजेशन। किसी भी चीज का यूटिलाइजेशन हम कहते हैं मैक्सिमम, है ना, मैं जो भी यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो उसका एक मार्जिनल, आप जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स आप पढ़ोगे तो पढ़ोगे आप मार्जिनल यूटिलाइजेशन, है ना, एक यूटिलिटी होती है, यानी एक पोजीशन पे इसका यूटिलिटी करना चाहिए, उससे ज्यादा या उससे कम, दोनों सूरतों में वो अच्छा नहीं होता है, राइट? यानी कि किसी भी, जैसे मान लेते हैं कि अभी एग्जांपल के तौर पे आप ले लो कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है। घट रहा है। क्यों घट रहा? यूज हो रहा है ज्यादा सर ट्यूबवेल के लिए, यूज के लिए, ज्यादा यूज के लिए वेस्टेज के कारण। हाँ, अब ये क्या हो गया, ओवर यूटिलाइजेशन हो गया। ठीक है, हमने कैबिन के अंदर बोरिंग किया, पहले क्या होता कि भाई 100 मीटर्स में, है ना, पानी निकला। ठीक है, आपने क्या किया, नहीं निकला तो और आगे कर दिया, फिर और आगे कर दिया। नतीजा क्या है कि जो नीचे के लैंड, वो जो वाटर रिसोर्सेस है उसको हम ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, और यस तो वाटर तो सर रिन्यूएबल रिसोर्स है ना? नहीं, तो वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स किस तरीके से, बताइए सर। क्योंकि हम जितना वाटर वेस्ट करते हैं सर, वो तो सर प्लांट्स फिर से सॉइल से फिर एब्सॉर्ब कर लेते हैं, फिर ट्रांसपिरेशन होता है तो सर वो फिर से क्लाउड में चले जाते हैं, तो फिर कंडेंसेशन होता है, फिर रेनफॉल होता है, तो सर राइट। लेकिन उतने प्लांटेशंस तो रहे नहीं अब। क्लियर? सर लेकिन अगर प्लांटेशन नहीं रहे तो सर, हाँ बिल्कुल, तो तो यही तो प्लानिंग है, बिल्कुल सही बात है, यही तो प्लानिंग है। ठीक है, कि हम अगर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो तरीका ये होना चाहिए कि भाई ठीक है, आप तो ग्राउंड वाटर जो घट रहा है इसका मतलब यही है कि आपके प्लांटेशंस घट गए हैं। ठीक है, वरना ऐसा हो सकता है कि 100 फीट आप गड्ढा करो, आपको पानी निकल जाए, लेकिन जब नहीं निकल रहा, नीचे जा रहे हो, तो प्लांटेशंस घट गए आपके। ठीक है, तो प्लांटेशन बढ़ने से तो ग्राउंड वाटर कम करना, सब प्लांट जितना वाटर एब्सॉर्ब करेंगे, राइट। तो जितना ज्यादा प्लांटेशंस करते हैं, क्योंकि प्लांट ही एक बड़ा सोर्स होता है जो वाटर जो है ना, जो रेनी सीजन्स में आता है उसको एब्जॉर्ब करके नीचे ले आता है। साथ ही साथ कुआं बनाते हो आप, है ना, वो भी फायदा करता है। ठीक है, जो डैम बनाते हो वो भी फायदा करता है। तो छोटे छोटे पॉन्ड्स आप जैसे बंगाल में देखने को आप मिलता है, हर जगह पे छोटे छोटे पॉन्ड्स है। तो यही वजह है कि बंगाल में जो वाटर लेवल है नीचे वो काफी अच्छा है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। ठीक है, लेकिन अगर आप झारखंड, बिहार, दूसरे स्टेट से कंपेयर करते हो तो वहाँ पे इतने ज्यादा आपको पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत सारा प्रोग्राम तैयार किया, जिसमें खासतौर पे नरेगा की बात करें, आप क्लास 10 में अभी आप इसके बाद नरेगा के बारे में पढ़ोगे। ठीक है ना, तो नरेगा क्या है कि नरेगा में छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स बनाते जाते हैं, है ना। गवर्नमेंट इसको एक तरह से इसको आगे बढ़ाती है इस प्रोग्राम को कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बनाया जाए, क्योंकि पॉइंट से कई फायदे हो सकते हैं, जिसका बेसिकली एक सबसे बड़ा फायदा ये हो सकता है कि जो जमीन का जो वाटर लेवल है ना, उसको हम बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? चलिए, यस सर। अब क्या है कि एक नीड फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन में एक और बात आती है, टू अवॉइड पोल्यूशन, यानी पोल्यूशन को भी आपको कंट्रोल करना है। ठीक है, इसके लिए भी कंजर्वेशन जरूरी है, खासतौर पे वैसे रिसोर्सेज जो ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है उसको हम मिनिमाइज करेंगे, और वैसे रिसोर्सेज जो कम से कम पोल्यूशन को क्रिएट करता है उसे हम प्रमोट करेंगे। राइट? तो ये समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सर, पोल्यूशन कैसे अफेक्ट करता था। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कोल को जलाते हैं,
है ना, पेट्रोल को जलाते हैं, तो क्या होता है, इससे पोल्यूशन क्रिएट होता है या नहीं होता है? होता है सर। होता है। अब इसके जगह पे हम सोलर लाइट का इस्तेमाल करें, सोलर एनर्जी का करें, विंड एनर्जी का करें, हाइड्रो पावर का यूज करें, तो क्या होगा, इससे जो पोल्यूशन है घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा। तो ऐसे रिसोर्सेज को प्रमोट करें। क्लियर? लेकिन वो सर मैं पूछ रहा beneficial नहीं सर है। पोल्यूशन कैसे, क्या बोले? पोल्यूशन कैसे अफेक्ट करता है वो मैं पूछा सर। पोल्यूशन हमें कैसे इफेक्ट करता है? हमें नहीं सर, हमारे रिसोर्सेज को। नहीं, ये नहीं कह रहा है। पोल्यूशन हमारे रिसोर्सेज को इफेक्ट करने बता नहीं रहा था, यहाँ पे कह रहा हूँ कि हम जब कंजर्वेशन की बात करते हैं, है ना, तो कंजर्वेशन क्यों करते हैं ये कह रहे हैं, तो क्यों करते हैं, तो अवॉइड पोल्यूशन। क्लियर? यानी पोल्यूशन को भी अवॉइड करना है तो हमको कंजर्वेशन की तरफ बढ़ना होगा। ठीक है? जैसे ओपन माइनिंग होती है, तो ओपन माइनिंग अब जाकर देख लो हमारे एरिया में जहाँ मैं रहता हूँ, धनबाद, ठीक है ना, आप अगर एक शर्ट पहनकर बाहर निकले हो, है ना, और आधा घंटा में वापस आए हो, तो वो शर्ट आप अगले बार नहीं पहन पाओगे, इतना डस्ट में इसके ऊपर होता है। ठीक है? तो रीजन ये है कि वो ओपन माइनिंग एरिया है ना, जमीन के अंदर से कोयला निकाला जाता है, वो चारों तरफ पोल्यूशन को क्रिएट करता है। क्लियर? सर मेरे को यस सर। अब आगे आते हैं लास्ट पूछ रहे हैं सर, मैं कह रहा हूँ सोलर सिस्टम और विंड मिल सर मतलब बेनिफिशियल नहीं ना सर, मतलब पैसा जितना इन्वेस्ट करोगे उतना तो मतलब आपका बेनिफिट नहीं होगा सर। नहीं समझा, पैसा जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना बेनिफिट नहीं होगा। यस सर, इसीलिए तो सर वो राजस्थान के वहाँ पे मतलब सोलर सिस्टम नहीं कर रहे वो। क्यों सर? क्योंकि सोलर सिस्टम में शायद मतलब कोई भी कंपनी 1 करोड़ लगा दिया सोलर सिस्टम करने के लिए, उसको 1 करोड़ मतलब 2 करोड़ अगर उस कंपनी को मिलेगा, इसका मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है, और 1 करोड़ से कम मिलेगा इसका मतलब उसे लॉस हो रहा है। तो सोलर सिस्टम या फिर विंड मिल उतना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता है जिससे एक कंपनी को प्रॉफिट हो। तो सर तो वो मतलब मनी फॉर वैल्यू होगा ही नहीं सर, इसीलिए उसको प्रमोट करना। अरे वो नहीं है, असल में बोल रहा है कि जो तेरा सोलर पैनल है तो सर वो पूरा एरिया कवर नहीं कर पा रहा, जितना अर्थ जो एरिया है सारा एरिया का जो सोलर एनर्जी वो तो कवर नहीं कर पा रहा ना, इसलिए वो पोटेंशियल रिसोर्स में है। देखिए पोटेंशियल काफी है, ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, हमारी टेक्नोलॉजी में है। ठीक है? यानी हमने अपनी टेक्नोलॉजी का भी उस तरह से एडवांस नहीं किया है। ठीक है? जो हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस ज्यादा होगी, तो यही तो कह रहे हैं ना। एक्चुअली देखिए किसी भी कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? जिसमें जो सेकेंडरी सेक्टर्स की बात करते हैं, है ना, इंडस्ट्री की बात करते हैं, दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि आप जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ोगे, है ना, आप जैसे जापान की बात करते हैं, जापान के पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है लेकिन फिर भी डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि उसने सेकेंडरी सेक्टर्स को और जो टर्सरी सेक्टर्स है उसको बहुत ज्यादा डेवलप किया है ना। तो जो रिसोर्स क्रिएशन है उसका सही होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स को हम बहुत अच्छा से डेवलप करें, यानी कि उसके एजुकेशन की तरफ काम करें, टेक्नोलॉजी की तरफ काम करें। इससे क्या होगा कि हम नई टेक्नोलॉजी को ला सकेंगे, और जब नई टेक्नोलॉजी को लाएंगे तो वैसे सुपर पावर टेक्नोलॉजी लाएंगे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम आउटपुट देगा, तब ये फायदेमंद होगा। यस सर, लेकिन यही तो रीजन है ना पोटेंशियल रिसोर्स में राजस्थान, क्योंकि राजस्थान का जितना भी एरिया है, जितने भी एरिया में सनलाइट यूज नहीं कर पा रहे, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ तक समझ आ गया? टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंसेस, ये भी जरूरी है ना, क्योंकि आप जब भी जैसे मान लेते हैं, मैंने कहा कभी आप डेवलपमेंट के चक्कर में आप प्लांटेशंस काट दिए, प्लांट है ना, फॉरेस्ट एरिया साफ कर दिए, तो एक इकोलॉजिकल बैलेंस को क्रिएट किया, है ना। बड़े बड़े डैम्स बनाए, वो भी इकोलॉजिकल बैलेंस को क्रिएट करता है, तो उसको भी मेंटेन आपको करना है, यानी कि जो मैंने भी बताया कि जो प्लानिंग है उसके साथ चले। अब आते हैं लास्ट, मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन, यानी कंजर्वेशन के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कि रिड्यूस द ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, राइट, यानी जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसका ओवर यूज कम कर दें। क्लियर है? यानी जो अल्टरनेट रिसोर्सेज है उसकी तरफ आगे बढ़े, है ना। सेकंड पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, यूज ऑफ मोर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी वैसे रिसोर्सेज जिसको हम ज्यादा से ज्यादा रिन्यू कर सकते हैं उसकी तरफ आगे बढ़े। ठीक है? फिर रिसाइकलिंग की तरफ बढ़े, अगर पॉसिबल है तो कुछ रिसोर्सेज ऐसे जिसको हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं तो कीजिए। ठीक है? साथ ही साथ यूज ऑफ चीप एंड हार्मलेस सब्स्टिट्यूट्स, जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट्स का, है ना, उसके एवज में, उसकी जगह पे, ठीक है ना, वो
कम से कम नुकसान करने वाला हो और चीप हो। और लास्ट एक बात करते हैं स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशंस की, यानी कि स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशंस का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को भी इस पे काम करना है ना। गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे रूल्स बनाए, नियम बनाए जो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट फॉलो करे। जैसे कई बार होता है कि हमने पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए रूल तो बना दिए, लेकिन वो लोग इसकी वायलेशन कर रहा है और हम छोड़ दे रहे हैं। तो हमको क्या करना होगा, जहां भी वायलेशन हो रहा उसको नजरअंदाज नहीं करना होगा। क्लियर? यस सर। हाँ। यस सर। उसके बाद है क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, है ना। अब गवर्नमेंट जितना भी काम कर दे, काम सफल तभी हो पाएगा जब लोग अवेयर होंगे, है ना। कोरोना कंट्रोल नहीं हो पा रहा, क्यों? क्योंकि लोगों की अवेयरनेस की कमी रही है ना। पहला साल बहुत अच्छा इंडिया गुजार लिया, लेकिन सेकेंड ईयर में जितना अवेयरनेस हमारे अंदर आना चाहिए हमने नहीं किया। तो वी शुड नॉट ओनली ब्लेम द आवर गवर्नमेंट और आवर सिस्टम, बल्कि सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम हैं। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर बदलाव लाना होगा। आपको पता होगा कि चाइना और जापान में बहुत आसानी से कंट्रोल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ के लोग प्रॉपर हाइजीनिक पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मास्क का इस्तेमाल लगभग लोग करते हैं वहाँ पे पहले से ही, ठीक है। हमारे यहाँ मास्क का इस्तेमाल बहुत न्यू था, ठीक है। मैं नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा बहुत देखता था लोग इस्तेमाल करते थे, यहाँ तो फिर हाँ, लेकिन यहाँ पर तो इस्तेमाल नहीं देखते थे, ठीक है ना। यहाँ पे इस्तेमाल तब आया जब ये नया कंसेप्ट आया, जब ये सिचुएशन आया, तब लोगों ने मास्क का इस्तेमाल समझा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी सिस्टम है उसका हम सपोर्ट करने के लिए हमारे अंदर खुद का अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये रिसोर्स आपका जो भी हम लोग प्लानिंग वगैरह कर रहे थे ये कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे हम लोग लैंड रिसोर्सेज की, ठीक है। तो पहले यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, उसको एक बार फिर से दोबारा देख लेते हैं। यहाँ तक आपने कोई प्रॉब्लम? नो सबको सर। समझ आ गया है? नो सर। यस सर। कोई इशू नहीं है? नो सर। नो सर। यस। सर वो आप स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल, देख लीजिए। चलिए, कौन करेंगे बताइए। स्टेज ऑफ रिसोर्स प्लानिंग दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, कोई है जिसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे? नहीं, मैं ही करूं? यस सर। चलिए, देखिए स्टेज का मतलब क्या होता है, यानी कि जब रिसोर्स प्लानिंग करेंगे तो उसका एक चौकट होगा। जैसे मान लिया आपकी बोर्ड एग्जाम है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए प्लान करते हो, तो सबसे पहले प्लान क्या करते हो? पहले एक पेन और पेपर लेते हो, है ना, उसको चौकट करते हो कि आपके पास टाइम कितना है ना, सबसे पहले वही देखते हो। तो सबसे पहली बात होती है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्स बाय सर्वेइंग एंड मैपिंग, यानी सबसे पहले कि आप सर्वे करते हो, मैपिंग करते हो कि आपके पास रिसोर्सेज कितना है और कौन कौन सा है, राइट। दूसरा है कि अब उसको जो रिसोर्स आपने देख लिया कि हमारे पास ये सब रिसोर्सेज है, तो वो रिसोर्सेज का देखते हो कि टेक्नोलॉजी या जो हमारी इंस्टीट्यूशनल सेटअप है ना, उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, यानी क्या हमारी जो टेक्नोलॉजी है क्या वो टेक्नोलॉजी इसको यूज करने के लायक है कि नहीं। और फाइनली जब देखते हो कि आपने जो रिसोर्स प्लान किया वो रिसोर्स प्लान नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करता है कि नहीं, ठीक है। बस ये तीन चीज को देख करके हम इसको प्लानिंग करेंगे। सर ये जो प्लानिंग है सर सिर्फ इंडिया में होता है? नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में तो कम हो रहा है, यही वजह है कि डिग्रेडेशन ज्यादा है। सर ये जो रिसोर्स प्लानिंग है इंडिया लिखा है यहाँ पर अलग। क्या बोले? हम चूंकि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, ये चूंकि हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, हमारा जो सिलेबस है वो इंडिया का है, ठीक है, इसलिए इंडिया पढ़ रहे हैं। क्लियर? सर बाहर भी सेम सर्च यूज होता है? क्या बोला आपने? सर फॉरेन में भी सेम सर्च होता है? यस सर। चूंकि हम सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है, तो हमें चूंकि अपनी कंट्री के बारे में पढ़ना है कि हमारी कंट्री में रिसोर्स क्या है, उसका डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से बात करें। क्लियर? यस सर। यस चलिए सर। आगे बढ़े। बाहर का पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या हुआ? क्या बोला आपने? बाहर का पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटरनेशनल बाहर जाना इंटरनेट से सर्च करना पड़ेगा? नहीं, बाहर में बिल्कुल नहीं। आपके पास है बहुत सारी किताबें यहाँ पे, है ना। अभी आप बोर्ड से बाहर निकलोगे, है ना, +2 में जाओगे, ज्योग्राफी निकाल तो ज्योग्राफी में आपके बहुत सारे इंटरनेशनल पढ़ने होंगे। ग्रेजुएशन करोगे, मास्टर डिग्री करोगे, है ना, तो आपको बहुत सारे कंट्री का पढ़ाया जाएगा, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है कि आपकी जो कोर्स है वो क्या है। अब चूंकि बोर्ड जो 10 क्लास है ये इसमें आपको मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है ना,
यहाँ पे चूंकि स्पेशलाइजेशन नहीं होती है, लेकिन जैसे आप इस पे जाते हैं, आप +2 में आते हैं तो स्पेशलाइजेशन हो जाता है ना, आपकी स्ट्रीम बदल जाते हैं, आप साइंस करना चाहते हो, आर्ट्स करना चाहते हो, कॉमर्स करना चाहते हो, या फिर अब स्ट्रीम खत्म हो जाएगी तो सब्जेक्ट का सिलेक्शन होगा, आप क्या पढ़ना चाहते हो, है ना, आप किस सब्जेक्ट को आगे प्रमोट करना चाहते हो, है ना, अपने लिए, तो वो सब्जेक्ट की तरफ पढ़ेंगे, फिर वो सब्जेक्ट का आपका डेप्थ में जाएंगे। अभी क्या डेप्थ नहीं है, अभी सिर्फ एक जो एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन हो सकता है ना, आपके नॉलेज के लिए सिर्फ वो आपको दिया जा रहा है, राइट। ओके सर। चलिए अब बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज की। अभी तक हमने एक ओवरऑल रिसोर्सेज की बात कर रहे थे, अब आते हैं लैंड। जैसा जानते हैं कि सबसे जो बड़ा रिसोर्स हमारे पास है वो लैंड ग्रुप में हमें मौजूद है। क्यों? क्योंकि ये लैंड ही है जहाँ पे हम अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं, है ना। हम और आप लैंड पे रह रहे हैं या वाटर में रह रहे हैं या एयर में? लैंड पे रह रहे हैं। लैंड पे। लैंड पे। लैंड पे रह रहे हैं तो सीधी सी बात है, लैंड हमारे लिए सबसे बड़ा रिसोर्स है। हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट है ना, मोस्ट ऑफ द जो रिसोर्स जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से पूरी होती है? तो लैंड से पूरी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज की। तो लैंड रिसोर्सेज में जैसा कि आपने देख रहे अपनी स्क्रीन पे, पहला लिखा हुआ फैक्टर्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न, यानी कि किस तरह के पैटर्न्स हमारे पास है लैंड के, यानी इसकी टोपोलॉजी क्या है ना। आपको पता है कि ये जो लैंड है ना, कहीं पे आपको माउंटेन्स मिलेंगे, कहीं पे आपको प्लेन एरियाज मिलेंगे, कहीं फॉरेस्ट एरियाज मिलेंगे कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। एक मिनट बैटरी थोड़ा। लैपटॉप थोड़ा डिस्चार्ज हो रहा था। चलिए, हाँ, तो पहला फैक्टर्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न, यानी कि लैंड यूज पैटर्न कौन कौन सा है। तो पहला देखें टोपोग्राफी के बारे में। टोपोग्राफी का मतलब क्या है? जब जैसे मैंने बताया कि लैंड के अलग अलग पैटर्न्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। क्लियर? दूसरी बात करते हैं क्लाइमेट की। हम जिस क्लाइमेट में रहते हैं, जो कुछ भी है वो सब भी इस लैंड का फैक्टर्स है। ये सोइल टाइप्स, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, कैपेबिलिटी, कल्चर एंड ट्रेडिशंस। तो दैट पार्ट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। इस पे जो खास तौर पे हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम किस पे? सोइल टाइप्स पे। क्लियर? यस सर। अब आ जाते हैं रीजन्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। Yes, sir. जब भी हम लैंड की बात करते हैं तो लैंड डिग्रेडेशन भी साथ आता है। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? एनीवन, व्हाट इज डिग्रेडेशन? ओके, डिग्रेडेशन अगर हम लैंड को सर अगर हम लैंड को ओवर यूज कर लेंगे बाय अप्लाइंग केमिकल फर्टिलाइजर तो सर लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा। यस, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब किसी होता है माउंटेन एरिया में सर, किसी माउंटेन एरिया में अगर हम लैंड को टेरिस, एक फार्मूला होता है, वो अगर हम नहीं करेंगे तो सर माउंटेन एरिया में जो लैंड है वो नीचे स्लॉप में गिरते रहेगा। टेररिस्ट क्या बोला सर वो टेरिस है, मतलब वो जो एक कॉर्नर्स में बहुत सारे पेड़ उगा देंगे तो वो तो ट्रेस है ना। टेररिस्ट नहीं। चलिए, वेरी गुड। तो डिग्रेडेशन का मतलब होता है ना, उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो क्वालिटी है, उसको खराब करना। तो लैंड की जो ओरिजिनल फॉर्म है ना, उसको हम डिमोडिफाई कर रहे हैं, यानी कि खराब तरीके से उसको बदलाव कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड डिग्रेडेशन। ये डिग्रेडेशन क्या कारण से हो सकता है? तो डिफोरेस्टेशन, यानी आप जो पेड़ हैं, जंगल है, उसको आप काट रहे हो। जब काट रहे हो तो चूंकि सीधी सी बात है, नेचर ने जो चीजें दी हैं, अगर आप कहीं पे जाते हो और देखते हो कि इस एरिया में फॉल्स ज्यादा है, किस एरिया में माउंटेन्स ज्यादा है, ठीक है, फॉल्स मतलब वाटरफॉल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वाटरफॉल्स ज्यादा है, तो क्यों है? बिकॉज दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट एरिया, है ना। नेचर ने अपने हिसाब से हर चीजों को तैयार किया है। जैसे होता है ना, एक आदमी घर बनाता है, तो घर बनाता है तो रूम बनाता है ना, बालकोनी बना रहा, ठीक है, डाइनिंग हॉल बना रहा, किचन बना रहा, बाथरूम बना रहा। क्यों बना रहा? बिकॉज दीज आर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पीपल। क्लियर? यस सर। तो जो उस घर पे रह रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट है, तो हमारी नेचर ने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन सारी चीजों को तैयार किया है। क्लियर?
कि कहाँ पे पहाड़ होगा, कहाँ पे फॉरेस्ट होगा, कहाँ पे रिवर्स होगा, कहाँ पे ओशन होगा। क्लियर है? अब उसके हिसाब से उसकी सेटअप है। अब हम क्या करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। तो चेंज कर देंगे तो सीधी सी बात है कि इसका जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर आएगा। तो दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। ओवर ग्रेजिंग एनिमल्स है ना, मान लेते हैं कि जो भी ग्रासेस वगैरह उसको चर गया, खा गया, तो क्या होगा, वो लैंड अनकवर्ड हो जाएगा। जब अनकवर्ड हो जाएगा तो बारिश होगी, तो वहां से सीधी सी बात है कि सोइल इरोजन होगा। वेरी गुड। माइनिंग है ना, क्वायरिंग, डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सबसे बड़ा फैक्टर है ये, है ना। आज के बाद डेट पे जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसमें कि जो इंडस्ट्रियल जो गार्बेज निकलता है उसको कहीं ना कहीं हम जमीन पे डंप कर देते हैं या वाटर एरिया में डंप कर देते हैं, तो दैट इज ठीक है। इसके बाद आते हैं मेजर्स। तो जो आप रीजंस देख रहे हैं उसी को जब आप कंट्रोल कर लेते हो दैट इज कॉल्ड मेजर्स। यहाँ पे क्या डिफॉरेस्टेशन है, तो डिफॉरेस्टेशन से बचने के लिए क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करेंगे। वेरी गुड, एफोरेस्टेशन। तो आपको सेकंड पार्ट जो मेजर्स है उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू कीप ओनली दैट, है ना, रीजन्स। उसी रीजन्स को आप प्लस करके आप कर दो तो आपके मेजर्स आएंगे। जैसे डिफोरेस्टेशन के लिए आप अफोरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग है जिसको कंट्रोल कीजिए, यानी कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, कंट्रोल माइनिंग, है ना। इसके अलावा फिर जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज है जिसको आप डंप कर रहे हैं उसको आप अवॉइड कीजिए। इन सबसे इसको हम लैंड की जो क्वालिटीज है या उसका जो डिग्रेडेशन हो रहा उसको हम बचा सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके सर। हाँ सर, यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर माइनिंग करने से सर लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता? यस, माइनिंग करने से लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है, चलिए कौन बताएंगे, बताइए। क्या माइनिंग तो सारे जगह में नहीं करता, माइनिंग तो सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह में करता, जमीन के बहुत नीचे जाके खोद के। तो सर इससे तो लैंड डिग्रेडेशन होगा ही नहीं, क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन तो होगा ही नहीं सर, माइनिंग एक सिर्फ पर्टिकुलर जगह में होगा। अच्छा सर, लैंड डिग्रेडेशन कैसे नहीं होगा सर? माइनिंग होता है एक बहुत बड़ा एरिया लेकर, और जब माइनिंग होता है अगर किसी जगह में एक बार माइनिंग हो गया तो उस जगह पे फिर से फसल उगाना बहुत हार्ड काम हो जाता है, क्योंकि वहाँ का फर्टिलिटी पूरी तरह से वेस्ट कर देता है। और उसके बाद वहाँ से माइनिंग हो रहा है, मतलब बहुत सारा रिसोर्स अंदर में जितना है सब वो तो खींच ले रहा है। कैसे, मतलब एक बड़े एरिया में माइनिंग होता है तो एक बड़ा सा फील्ड पूरा वेस्ट हो जाएगा, वहाँ पे और कोई भी एग्रीकल्चर होगा ही नहीं, तो उसका सारा मिनरल डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन टनल के अंदर से बहुत सारे वहाँ पे बहुत सारे माइंस होते हैं अंदर। और कोई बताना चाहेंगे? सॉइल इरोजन भी हो सकता है, क्योंकि इनर लेयर चली जाती है और सिर्फ टॉप लेयर बचती है, तो उसके सपोर्ट के लिए कुछ नहीं होता है, तो उस एरिया में सॉइल इरोजन का चांस है। वेरी गुड। यदि आप कभी माइनिंग एरिया गए हो? सर क्या? आप कहीं माइनिंग एरिया गए हो? नहीं सर। माइनिंग देखे हो? अच्छा नहीं सर। एक बार कभी मौका मिले तो आप जाकर देखिए, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन आप नहीं आएगा, क्योंकि माइनिंग बहुत लिमिटेड एरिया में नहीं होता, बहुत बड़ी एरिया होता है, ठीक है। क्योंकि जितने भी एरियाज है नीचे कोल है, अब जैसे झारखंड है ना, झारखंड में बहुत ज्यादा कोल्स है, ठीक है। जैसे जब मैं यहाँ रहता हूँ, ठीक है, तो बहुत बड़ी एरिया में इसकी माइनिंग होती है, ठीक है। तो वहाँ के पॉपुलेशंस को वहाँ से हटाया जाता है, वहाँ के प्लांटेशंस को साफ किया जाता है, वहाँ अगर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको खत्म किया जाता है, और उसको खत्म करके, है ना, वो माइनिंग अंडरग्राउंड नहीं चलती है बल्कि अब ओपन माइनिंग चलती है, यानी पूरी तरह से जमीन को खोद दिया जाता है, ठीक है ना। अब फिर वहाँ से माइनिंग कंप्लीट हो गया तो मान लो उसको डाल दिया तो खाली पत्थर बच गया ना, क्योंकि हमको पता है कि जो लैंड हमारे पास जो सोइल्स होती है उसका फर्स्ट जो लेयर होता है वही फर्टिलिटी वाला होता है, नीचे का नहीं होता है। तो आप तो जमीन को गड्ढा करके खुद के दोबारा मिट्टी डाल दिए, तो जो आपकी ऊपर वाली जो पार्ट थी, जो आपकी ह्यूमस होती है ना, वो तो खत्म हो गया। साथ ही साथ लैंड डिग्रेडेशन एक बहुत बड़े लेवल पे हो गया, क्योंकि वहाँ आप बहुत बड़े लेवल पे प्लांटेशंस को खत्म कर दिए, नेचुरल जो एक फ्लोरा था या फौना था या जो भी एक एग्जीबिशन था वहाँ पे उसको आपने फिनिश कर दिया, ठीक है। क्लियर? सर माइनिंग प्लेट्यूज में करना चाहता। यस सर।